आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो कि होगा ग्रेडियंट बूस्टिंग। ग्रेडियंट बूस्टिंग जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये क्या है? एक बूस्टिंग एल्गोरिथम है। बूस्टिंग एल्गोरिथम। और बूस्टिंग एल्गोरिथम किसका पार्ट होता है? एनसेम्बल लर्निंग का। ये मैं ऑलरेडी एनसेम्बल लर्निंग वाली वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक और चीज, ये दोनों चीजें कर सकता है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये तो चलो बेसिक चीजें हैं, हर किसी को पता है। अब आती है मेन चीज कि हमें इसे पढ़ना क्यों है। हमारे पास बूस्टिंग में और भी अच्छे एल्गोरिथम है ग्रेडियंट बूस्टिंग से, बट हम ग्रेडियंट बूस्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्रेडियंट बूस्टिंग है ना, वो एक तरह से कोर है। जैसे रैंडम फॉरेस्ट आपने इससे पहले पढ़ा, रैंडम फॉरेस्ट का कोर क्या था? डिसीजन ट्रीज। होने ग्रेडियंट बूस्टिंग में भी डिसीजन ट्रीज यूज हैं, लेकिन ग्रेडियंट बूस्टिंग भी फिर किसी का कोर है। ग्रेडियंट बूस्टिंग किसका कोर है? जो आने वाले बूस्टिंग एल्गोरिथम्स हैं। आने वाले कौन से बूस्टिंग एल्गोरिथम्स हैं? जैसे हमारे पास एक और एल्गोरिथम होता है जो बहुत अच्छा एल्गोरिथम है, एक्सजी बूस्ट। बहुत पावरफुल एल्गोरिथम्स में गिना जाता है इसे। एक्सजी बूस्ट हो गया, कैट बूस्ट हो गया, ठीक है, एल जी बी एम हो गया, लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन वाला। ठीक है, तो आने वाले जितने एल्गोरिथम्स है ना, उनको समझने के लिए अगर आपने ग्रेडियंट बूस्टिंग समझ लिया ना, तो ये बिल्कुल ईजी से है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका डेवलप किसने किया था ग्रेडियंट बूस्टिंग। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग हमें डेवलप करके दिया था जीरोम एच फ्राइडमैन। कब किया था? ये किया था उन्होंने 1999 से 2001 के बीच में। उन्होंने रिसर्च पेपर की एक सीरीज डाली थी, 3 या 4 रिसर्च पेपर की एक सीरीज डाली थी, उसमें आपका ग्रेडियंट बूस्टिंग पूरा कवर हुआ था। जीरोम एच फ्राइडमैन। नेक्स्ट बात आती है, ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास जनरल वर्किंग। अब देखो, जनरल वर्किंग अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर एनसेम्बल लर्निंग की वीडियो देखी होगी, अगर आपने एनसेम्बल लर्निंग की वीडियो देखी है ऑलरेडी, उसमें मैंने जब बूस्टिंग का पढ़ाया था ना, अब जितने भी बूस्टिंग एल्गोरिथम्स आगे आने वाले हैं, उनकी जनरल वर्किंग सेम है, सबकी सेम है। तो आप वाली वीडियो देखो एनसेम्बल लर्निंग वाली, उसमें मैंने आपको बूस्टिंग स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो चार्ट के रूप में समझाया हुआ है पूरा। तो वही इसकी जनरली वर्किंग है ऑलरेडी। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, राइट? तो हमारे लिए जो मेन चीज है, जो हमें मेन चीज पढ़नी है, क्योंकि जनरल वर्किंग तो सारे बूस्टिंग एल्गोरिथम की सेम है, जनरल वर्किंग सबकी सेम है। मेन चेंज क्या आ रही है? मैथमेटिकल वर्किंग। मैथमेटिकल वर्किंग चेंज होगी सबकी। तो हम इसकी फोकस करेंगे अपने मैथमेटिकल वर्किंग के ऊपर। तो अब हम देखते हैं अपना मैथमेटिकल वर्किंग। मैथमेटिकल, अब मैथमेटिकल कर रहे हैं तो एक डेटा सेट तो चाहिए हमारे पास। तो डेटा सेट के लिए हम एक सैंपल डेटा सेट लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ x1, एक इनपुट कॉलम हो गया हमारा, x2 दूसरा इनपुट कॉलम हो गया हमारा, y आपका टारगेट कॉलम हो गया। अब मैंने इतना छोटा छोटा क्यों बनाया? क्योंकि अभी देखो आने वाली चीजें आएंगी अभी। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे अपने मैथमेटिकल में, यहाँ पे और चीजें आएंगी अभी, तो इसलिए मैंने यहाँ कॉम्पैक्ट में लिखा है उन्हें। तो कुछ वैल्यूज दे देते हैं, x1 में दे देते हैं हम 1 2 3 4। 4 रोज का डेटा सेट लेते हैं। ये हो गया 2 1 4 3। एक और चीज, इसको भी पढ़ने के लिए, ग्रेडियंट बूस्टिंग को पढ़ने के लिए आपको डिसीजन ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसाइड डिसीजन, सॉरी, ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर भी डिसीजन ट्री का यूज होता है, जैसे रैंडम फॉरेस्ट में होता है, यहाँ पे भी होता है। और मैं कुछ आउटपुट देता हूँ, जैसे रिग्रेशन की प्रॉब्लम लेते हैं ये वाली, राइट? रिग्रेशन लेते हैं 5 6 7 एंड 10। ये आपकी 4 रोज है, 1 2 3 4। ये आपके 4 इनपुट हैं, x1 x2, ये y आपका आउटपुट है, राइट? हम चलेंगे अपने सबसे पहले स्टेप 1 पे। स्टेप 1 तो बहुत ईजी है। सबसे पहले आप क्या करोगे? इनिशियल प्रिडिक्शन करोगे। मतलब एक तरह से मॉडल क्या करता है, आपका एक इनिशियल गेस मारता है कि हमें इनिशियली क्या लेके चलनी है वैल्यू। एक तरह से तुक्का मारता है आपका मॉडल। अब तुक्का ऐसे नहीं कि कुछ भी मार देगा कि 1 2 3 4 कुछ भी। जनरली अगर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं हम,
तो रिग्रेशन में जो आपका तुक्का होता है वो होता है आपका जनरली मीन ऑफ टारगेट वैल्यूज। तो मीन क्या बन रहा है आपका, चेक करो। आप करोगे इनको प्लस 5 + 6 + 7 + 10 डिवाइडेड बाय 4। हम कर देते हैं 5 + 6 + 7 + 10 डिवाइडेड बाय 4। कितना आएगा ये, 10 + 7 = 28। 4 7 जो 28, तो 7 आपका मीन है। तो ये आपकी बन गई इनिशियल प्रिडिक्शन। मैंने यहाँ पे एक नया कॉलम बना दिया, यहाँ पे बना दिया इनिशियल प्रिडिक्शन। ठीक है, इनिशियल प्रिडिक्शन सबके लिए सेम होगी। हमारे को क्या मिली, इनिशियल प्रिडिक्शन 7, तो सबके उसमें 7 जोड़ दो। 7 7 7 एंड 7, राइट। ये आपका हो गया पहला स्टेप क्लियर, इजी था। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप हमें करनी है कैलकुलेट एरर्स। एरर्स या बोल लो रेसिडुअल्स बोल लो, आपकी मर्जी है। कैलकुलेट रेसिडुअल्स, एक और नाम होता है इसका, एरर्स बोल लो आप, ठीक है। अब ये कैसे निकालोगे आप, इसका अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ, रेसिडुअल का आपका फॉर्मूला है y माइनस y हैट। इसमें y क्या है आपकी एक्चुअल प्रिडिक्शन, जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, और ये आपका y क्या है, प्रिडिक्टेड वैल्यू। बस ये लगा दो अपने कॉलम में। अब यहाँ पे आपका y क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है आपकी, ये वाली, ये वाला कॉलम, y वाला कॉलम। एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है, आपने एक इनिशियल गैस मारा ना, प्रिडिक्शन किया है यहाँ पे एक 7 का, तो ये आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, आपको नया कॉलम मिल जाएगा, वो होगा आपका रेसिडुअल्स। ये होगा आपका रेसिडुअल्स नाम का कॉलम, ठीक है। तो करो 5 - 7, ये 7 - 5, ठीक है। अब उल्टा मत कर देना, इनिशियल प्रिडिक्शन से y माइनस मत कर देना, y से ही इनिशियल प्रिडिक्शन माइनस होगी। क्यों, एक्चुअल वैल्यू पहले आएगी, प्रिडिक्टेड वैल्यू बाद में आएगी। तो यानी 5 - 7 ही होना चाहिए ये, ठीक है। 5 - 7 कितना होगा आपका, -2, नेगेटिव में आएगा कोई दिक्कत नहीं है। 6 - 7 कितना होगा आपका, -1। 7 - 7 0। 10 - 7 3, ठीक है। तो आपको रेसिडुअल्स मिल गए, कोई दिक्कत हुई इसमें, नहीं हुई। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू थी, ये आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू थी। चलो, सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया। देन हम देखते हैं अपना थर्ड स्टेप। अब आती है बात जो मैंने बोला डिसीजन ट्री की। अब क्या करोगे आप, अपने वीक लर्नर्स ट्रेन करोगे, ट्रेन वीक लर्नर। और वीक लर्नर क्या होते हैं हमारे पास, डिसीजन ट्री होते हैं। ये मैंने रैंडम फॉरेस्ट में बता चुका हूँ ना ऑलरेडी, डिसीजन ट्री ही यूज होते हैं। किसके ऊपर ट्रेन करते हो आप इन्हें, रेसिडुअल्स के ऊपर। अब कैसे करते हैं वो देखो, ठीक है। अब सपोज आपने अपना डिसीजन ट्री बनाया। अब देखो मैं आपको पूरा इन डिटेल तो देख दे नहीं रहा। तो सपोज आपका जो डिसीजन ट्री है वो ऐसा दिखता है। अगर आपने डिसीजन ट्री वाली वीडियो देखी है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सपोज आपकी जो रूट नोड सेलेक्ट करते हैं डिसीजन ट्री में, वीडियो देखी है आपने, तो उसमें आपको पता है हम क्या करते हैं, रूट नोड सेलेक्ट करते हैं, वो निकालते हैं हम। ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल कॉलम में, तो हम वो निकालते हैं एमएससी। तो जिसका एमएससी छोटा होता है उसको हम रूट नोड कंसिडर करते हैं। तो हम करते हैं x1 एंड x2 की एमएससी निकालेंगे। सपोज मैं मान लेता हूँ कि x1 हमारे लिए बेस्ट स्प्लिट था, x1 हमारा रूट नोड है। तो हमारा रूट नोड है सपोज x1। तो हमारा डिसीजन ट्री ऐसा कुछ बना, x1 हमारा स्प्लिट होगा। हमने थ्रेशोल्ड क्या बनाया अपना, रिग्रेशन के केस में हम जब न्यूमेरिकल कॉलम होता है, मैंने बताया था आपको क्या होता है, थ्रेशोल्ड सिलेक्ट करते हैं हम। तो इसके लिए आपको डिसीजन ट्री की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो एक होता है x1 लेस देन इक्वल टू 2, x1 ग्रेटर देन 2। तो आपका 2 क्या है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड इक्वल टू 2, राइट। अगर x1 की वैल्यू लेस देन 2 आती है, तो हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है कि वो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1.5। ये मैं एज्यूम करके डाल रहा हूँ वैल्यू, तो आपको समझ आ जाएगा काम कैसे करता है ग्रेडियंट बूस्टिंग।
और अगर x1 की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आती है तो ये +1.5 प्रिडिक्ट करता है, राइट। तो ये आपका मॉडल हो चुका है। अब इस मॉडल को आप पूरे डेटा सेट के ऊपर यूज कर दो। अब कैसे यूज करना है देखते हैं अभी। ये हमारा वीक लर्नर था, तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वीक लर्नर प्रिडिक्शन। ठीक है, तो वीक लर्नर ने क्या प्रिडिक्ट किया है, मैंने क्या बताया, वीक लर्नर कैसा है हमारा, x1 लेस देन अगर 2 है तो -1.5, ग्रेटर देन है 1.5। अपना x1 कॉलम देखो, यहाँ पे 1 है, 2 से छोटा है, तो क्या आएगा -1.5। ये 2 के बराबर है, तब भी -1.5 आएगा। ये 3 या 4 बड़े बड़े हैं, तो ये 1.5 आएगा। ये आपकी क्या हो गई, आपके डिसीजन ट्री की प्रिडिक्शन हो गई, राइट। तो यहाँ पे आपका होता है थर्ड स्टेप भी खत्म। बस इतना काम था यहाँ तक आपका। आपके पहले डिसीजन ट्री ने अपनी प्रिडिक्टेड वैल्यूज बता दी आपको। अब हमारे चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप क्या है, अब जो ये वाला डिसीजन ट्री आपको प्रिडिक्शन देगा वो कैसे देगा। ये तो अभी तो डिसीजन ट्री ने आपको दे दी वैल्यूज, उसने अपनी अपनी प्रिडिक्शन दे दी। बट जब अपडेट करोगे अभी अपनी अपडेटेड प्रिडिक्शन दोगे, क्यों, आपकी इनिशियल प्रिडिक्शन थी, अब इस इनिशियल प्रिडिक्शन को आप अपडेट करोगे, इसको अपडेट करोगे अपने वीक लर्नर के हिसाब से। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अपडेटेड प्रिडिक्शन। तो उसके लिए पहले एक फॉर्मूला होता है, उसको देखते हैं पहले। तो अपडेटेड प्रिडिक्शन का फॉर्मूला है आपका इनिशियल प्रिडिक्शन, इनिशियल प्रिडिक्शन प्लस अल्फा, ठीक है, इनटू वीक लर्नर प्रिडिक्शन। ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें अल्फा क्या है, इसमें जो आपका अल्फा है वो आपका है लर्निंग रेट। ये आपका एक हाइपर पैरामीटर है, इसको आप ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते, ज़्यादा छोटा भी नहीं कर सकते। ये डिस्कस करेंगे क्यों नहीं कर सकते जब हम हाइपर पैरामीटर्स देखेंगे। बट इसके आपको ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए होती है, तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहती है वो हमारे पास रहती है 0.1, 0.1 ऐसी रहती है इसकी वैल्यू जनरली। तो हम मान के चलते हैं अभी हमारे पास क्या वैल्यू, 0.1 लेके चलेंगे हम। तो बस निकाल दो हर रो के लिए अपना अपडेटेड प्रिडिक्शन, कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट कैसे करोगे, तो सपोज मैं फर्स्ट रो का एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कैसा। फर्स्ट रो में जो हमारी अपडेटेड प्रिडिक्शन होगी, इनिशियल प्रिडिक्शन क्या है हमारी 7, रेसिडुअल क्या है, सॉरी वीक लर्नर प्रिडिक्शन क्या है -1.5, राइट। तो अब देखो फॉर्मूला लगाओ ऊपर वाला, तो अपडेटेड प्रिडिक्शन, इनिशियल प्रिडिक्शन क्या होती है 7 है हमारे उसमें, अल्फा मैंने बोला आपको 0.1 लेके चल लो, इनटू वीक लर्नर प्रिडिक्शन क्या थी हमारी -1.5। कैलकुलेट करोगे इसे, आपका आएगा 6.85। ठीक है, ऐसे ही आप सारे रोज के लिए निकालोगे। और मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बनाता हूँ, अपडेटेड प्रिडिक्शन। सारी आप अपडेटेड प्रिडिक्शन निकालोगे। जैसे फर्स्ट रो के लिए हमने क्या निकाली, 6.85 निकाली, वैसे आप सारी रोज के लिए निकालोगे। तो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हूँ मैं, 6.85 है अगली रो के लिए भी, उसके अगले वाले के लिए 7.15 एंड 7.15। यहाँ तक आया समझ, राइट। आपने अपडेट कर ली प्रिडिक्शन अपनी। अब क्या करना है आपको, तो आपका जो फिफ्थ स्टेप होगा ना, फिफ्थ स्टेप कुछ नहीं है, फिफ्थ स्टेप ये है कि आपको स्टेप जो हैं रिपीट करने हैं। जो आपको करने हैं वो रिपीट करने स्टेप्स, कहाँ कौन से वाले, सेकंड नंबर से फोर्थ स्टेप तक के रिपीट करने हैं। मतलब आपको वापस से रेसिडुअल कैलकुलेट करना है, देन आपको वीक लर्नर ट्रेन करना है उसके ऊपर, देन आपको अपडेट करनी है प्रिडिक्शन वापस। कब तक करनी है, अंटिल जो आपका रेसिडुअल है ना, जो आपका रेसिडुअल है, ये जो मैं बोल रहा हूँ एरर है जो आपका, वो क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए।
तो अगर आपका एरर छोटा हो जाएगा तो आपका मॉडल एक्यूरेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, बिकम वेरी स्मॉल। मैं बताता हूँ कैसे होगा, ये रिपीट वाला स्टेप कैसे होगा। सपोज आपने यहाँ तक निकाल दिया, यहाँ पे आपको अपडेटेड प्रिडिक्शन मिल गई। अब आप वापस से रेसिडुअल कैलकुलेट करोगे, किसके बेसिस पे? अब आपका जो अभी आपने इनिशियल प्रिडिक्शन वाले को लेके चले थे, ठीक है, तो जहाँ पे यहाँ पे आप इनिशियल प्रिडिक्शन वाले कॉलम को लेके चले थे ना, उसकी जगह आप अपडेटेड प्रिडिक्शन वाले कॉलम को लेके चलोगे। तो मतलब आप वापस से रेसिडुअल कैलकुलेट करोगे इस बार। 5 माइनस 6.85, 6 माइनस 6.85, 7 माइनस 6.85, फिर आपको रेसिडुअल मिलेंगे। फिर आप एक नया डिसीजन ट्री बनाओगे, उसकी वीक लर्नर प्रिडिक्शन निकालोगे, फिर वापस अपडेट करोगे प्रिडिक्शन को। ऐसे ही तब तक करते रहोगे जब तक आपका जो ये आपका रेसिडुअल वाला कॉलम है ना, ये बहुत छोटी नहीं आ जाती वैल्यू, मतलब माइनस 0 पॉइंट कुछ, मतलब बहुत कम रहेगा आपके पास एरर का रेट। तब हम बोलेंगे कि हाँ हमारा मॉडल अच्छा है, राइट। तो ऐसे काम करता है आपका। तो आप बोलोगे अब ये प्रिडिक्शन कैसे करेगा? ये तो चलो बात हो गई ट्रेनिंग की। तो यहाँ पे जो हमारी है, ये होता है हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। जैसे ये मतलब रेसिडुअल को सबसे स्मॉल लिया आएगा तो हमारी हो जाएगी ट्रेनिंग कंप्लीट, मॉडल बन के आ गया हमारे हाथ में। अब बात ये है कि ये प्रिडिक्शन कैसे करेगा। देखो सिंपल सी बात है, जैसे ये ट्रेनिंग करता है ना, प्रिडिक्शन भी वैसे ही करता है। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, सेम एज ट्रेनिंग। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यूजर ने हमें वैल्यू दी, x1 जो उसने दिया वो दिया हमें 2.5, एंड x2 जो उसने दिया हमें वो दिया हमें 2.5 भी दे दिया, राइट। सबसे पहले हमें याद है हमारी इनिशियल प्रिडिक्शन क्या थी, जो मॉडल ने उठाई थी ना, वही आप यहाँ पे भी उठाओगे। इनिशियल प्रिडिक्शन क्या बनाई थी हमने? 7 बनाई थी, 7 हो गई। चलो फिर वीक लर्नर को अप्लाई करो, अप्लाई वीक लर्नर। पहला वीक लर्नर अप्लाई करोगे अपना। खैर हमने तो एक ही वीक लर्नर बनाया था यहाँ मैथमेटिकल में, क्योंकि हमने वाला स्टेप तो मैंने ऐसे ही लिख दिया ना डायरेक्ट कि 2 से 4 तक लगा दो, क्योंकि मैं बार बनाता रहूँगा तो बहुत लंबा चलाएगा ना वीडियो। तो बस आपको समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है काम करने का ग्रेडियंट बूस्टिंग का। तो आप वीक लर्नर को लगाओगे। वीक लर्नर क्या था हमारे डिसीजन ट्री में? थ्रेशोल्ड क्या था हमारा? 2 था शायद, है ना, कि 2, अगर x1 2 से लेस होता है तो 1.5 प्रिडिक्ट करेगा, 2 से ग्रेटर होता है तो पॉजिटिव 1.5 करेगा। तो x1 हमारा 2.5 है, तो 2 से बड़ा है, तो हमारा जो प्रिडिक्शन बना है वो क्या बना है? पॉजिटिव 1.5 बना है, ठीक है। अब हमारी अपडेटेड प्रिडिक्शन होगी, अपडेटेड प्रिडिक्शन होगी उसके ऊपर। अपडेटेड प्रिडिक्शन के ऊपर आप क्या करते थे? इनिशियल प्रिडिक्शन प्लस लर्निंग रेट इंटू 1.5 वीक लर्नर प्रिडिक्शन कैलकुलेट करोगे, ये आपका आएगा 7.15, ठीक है। तो ऐसे ही आप आगे आगे बढ़ते रहोगे। अगर आप पे और वीक लर्नर होते तो आप इस वाले को आपको वैल्यू मिल जाती, उसके बाद वापस से आप वीक लर्नर अप्लाई करते, फिर अपडेटेड प्रिडिक्शन। ऐसे ही करते रहते हैं अगर जितने वीक लर्नर होते हैं। हमारे पास खैर खैर एक ही वीक लर्नर था यहाँ पे, तो हमने एक ही लगाया है। बट अगर इन फ्यूचर आप पे ज़्यादा होते तो आप करते रहते जब तक आपको फाइनल वीक लर्नर ट्रेन नहीं हो जाता आपका, राइट। तो ये था आपका ओवरऑल मैथमेटिकल। एक और बार मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो ये आपका डेटा सेट था, ठीक है, x1 x2 एंड y। सबसे पहले आप इनिशियल प्रिडिक्शन निकालोगे। इनिशियल प्रिडिक्शन क्या होगी? आपकी मीन होगी टारगेट वैल्यूज की। आपने मीन निकाला, इनिशियल प्रिडिक्शन मिल गया आपको 7, तो आपने इसका कॉलम बना दिया 7 का पूरा। देन आप करोगे रेसिडुअल्स कैलकुलेट, यानी एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, 5 माइनस 7, 6 माइनस 7, सो ऑन। तो आपको रेसिडुअल वाला कॉलम मिल गया यहाँ पे पूरा। देन आप क्या करोगे? एक वीक लर्नर ट्रेन करोगे, किसके ऊपर? अपने डेटा के ऊपर, जो आपको ये x1 x2 वाला y वाला मिला है ना। सपोज हमें हमें मिला है यहाँ पे, जो हमारी रूट नोड सेलेक्ट हुई थी वो x1 हुई थी और हमने थ्रेशोल्ड मान लिया 2 है हमारा। तो एक वीक लर्नर क्या है हमारा यहाँ पे? डिसीजन ट्री है, तो एक डिसीजन ट्री बना दिया। उसके बाद इस मॉडल को पूरे डेटा सेट के ऊपर लगाओ कि अगर x1 2 से बड़ा है तो ये प्रिडिक्ट कर रहा है, 2 से छोटा है तो ये प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर हम अपडेटेड प्रिडिक्शन निकालेंगे, जो फॉर्मूला मैंने बताया कि इनिशियल प्रिडिक्शन प्लस लर्निंग रेट इनटू वीक लर्नर प्रिडिक्शन, आपको मिल गए अपडेटेड प्रिडिक्शन। जो इसके बाद है वो थोड़ा मेन स्टेप है, जब मैंने आपको लिखा रिपीट स्टेप 2 to 4, ये आपको अपडेटेड प्रिडिक्शन मिल गए। अब आप इन कॉलम्स को
एक बार के लिए इग्नोर कर दो जो आप पुराने निकाल चुके हो। ठीक है, अब इन कॉलम्स को इग्नोर कर दो। अब आपके लिए मेन कौन से हैं, सॉरी, इन तीनों को इग्नोर करो अब, ये तीनों इग्नोर है। ठीक है, अब आपके लिए जो अपडेटेड प्रिडिक्शन है ना, ये आपके लिए मेन है। अब रेसिडुअल्स वापस कैलकुलेट करोगे आप, 5 माइनस 6.85 रेसिडुअल्स मिल जाएंगे। फिर जो वापस डेटा है उसके ऊपर आप एक वीक लर्नर बनाओगे, वीक लर्नर बना दोगे, उसके ऊपर वापस एक अगली बार अपडेटेड प्रिडिक्शन निकालोगे। जब तक आपका रेसिडुअल्स बहुत स्मॉल नहीं हो जाते, आपकी जो एरर्स है वो बहुत स्मॉल नहीं हो जाती, छोटी नहीं हो जाती, तब तक आपको ये करते रहना है, उतने वीक लर्नर आपके बनते रहेंगे। तो ये था आपको जो मैथमेटिकल है, मैंने पूरा ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं पूरा। अब हम इसके चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। तो देखो, ये आपकी नमपाई है, पांडास है, कैलिफोर्निया हाउसिंग वाला डेटा सेट हमने इंपोर्ट कर लिया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपको ऑलरेडी पता है क्या करते हैं हम इससे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डेटा को स्प्लिट करते हैं। अब हमने यूज़ किया रिग्रेसर, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर डाल दो, क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखो चीज़ें सेम रहती हैं, टेक्निक आपकी सेम रहेगी, बस थोड़ा सा तरीका बदल जाता है आपका क्लासिफिकेशन में। जैसे एक तरीका आपका ये बदल जाएगा कि यहाँ पे आप मीन निकाल रहे हो, वहाँ पे आप लॉगरिथमिक वैल्यू निकालते हो। बस एक दो चीज़ें बदलती, बाकी ओवरऑल पूरा सेम रहता है। तो इतना हम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं जा रहे हैं। देन यहाँ आपकी रिग्रेशन की मैट्रिक्स है, क्योंकि रिग्रेशन की प्रॉब्लम यूज़ कर रहे हैं, तो हम रिग्रेशन की मैट्रिक्स यूज़ करेंगे ना एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए। मीन स्क्वायर एरर हो गया, आर टू स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये तो इसको तो हटा सकते हैं, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। इन 3 लाइनों में हमने अपना डेटा सेट इंपोर्ट किया है साइकिट लर्न से, एंड देन उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है। आपका डेटा सेट ऐसा कुछ है। तो आपका टारगेट वाला कॉलम आउटपुट कॉलम है और रेस्ट आपके इनपुट कॉलम्स हैं। फिर हमने डेटा को एक्स और वाई में स्प्लिट कर दिया। एक्स में आपके सारे इनपुट कॉलम है, यानी मेड INC से लेके लॉन्गिट्यूड तक, और वाई में आपका टारगेट कॉलम है। फिर हमने डेटा को स्प्लिट कर दिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की मदद से, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन आपके ट्रेनिंग के लिए यूज होंगे, एक्स टेस्ट आपका प्रिडिक्शन के लिए यूज होगा। एक्स टेस्ट से जो आपके पास प्रिडिक्शन आई वो वाई टेस्ट के साथ कंपेयर करके हम एक्यूरेसी निकालते हैं, या मीन स्क्वायर एरर निकालेंगे अपना। हमने टेस्ट साइज कितना रखा है, 0.2, यानी 20% डेटा टेस्टिंग के लिए यूज होगा एंड 80% ट्रेनिंग के लिए यूज होगा। एंड देन हमने अपना मॉडल इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने कोई हाइपर पैरामीटर यूज नहीं किए हुए। मैं अभी हाइपर पैरामीटर भी एक्सप्लेन करूंगा सारे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाइपर पैरामीटर लगाने के कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे अगर जैसे एक हाइपर पैरामीटर होता है एन एस्टिमेटर करके, बताऊंगा क्या होता है वो, तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल दो 1000 करके, जितना डालना है, और बन जाएगा। अभी के लिए मैं डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ चलूंगा। मैंने ट्रेन कर दिया, यहाँ पे मॉडल इनिशियलाइज किया मैंने GBR के अंदर, वेरिएबल के अंदर, एंड देन यहाँ पे उसको मैंने ट्रेन कर दिया। देन मैंने यहाँ पे प्रिडिक्शन की, और प्रिडिक्शन को किसके अंदर स्टोर कर दिया, वाई प्रेड के अंदर। एंड देन मैंने वाई प्रेड को किसके साथ कंपेयर किया, वाई टेस्ट के साथ। तो मेरे को अपनी मीन स्क्वायर एरर मिल जाएगी, जो कि आ रही है 0.29, जो कि बहुत कम है। तो मतलब हमारा मॉडल काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। मीन स्क्वायर एरर हमारी बहुत कम आ रही है ना, तो हमारा मॉडल एक्यूरेट है, यानी मतलब अच्छा मॉडल बना हमारा। तो ये तो हो गया इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। अब इसके बाद आती है हाइपर पैरामीटर। हाइपर पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। बूस्टिंग एल्गोरिथम में अगर आपने एनसेम्बल लर्निंग वाली वीडियो में देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये बूस्टिंग वाले होते हैं, इनको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बहुत अच्छी चाहिए होती है, वरना ये ओवर फिटिंग वगैरह बहुत गलतियां वगैरह करते हैं। तो आपको हाइपर पैरामीटर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इनके। तो हाइपर पैरामीटर देख लेते हैं मेन मेन कौन से हैं। काफ़ी हद तक तो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं हाइपर पैरामीटर। देखो इतने सारे हाइपर पैरामीटर इसके अंदर, राइट। तो अभी देखते हैं कौन कौन सा हाइपर पैरामीटर काम के अपने। सबसे पहला हमारा होगा लर्निंग रेट। देखो लर्निंग रेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अल्फा वाला। ठीक है, जो अल्फा है वो आपका वो लर्निंग रेट है। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या रहती है, 0.1, मैंने आपको बता चुका हूँ ये। अब ये करता क्या है, मैंने इसको आपको बोला था कि इसकी ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए हमें, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। आपको बेस्ट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी अपने डेटा के हिसाब से। अब क्या होगा, अगर आपने इसे ज़्यादा स्मॉल वैल्यू दे दी, मतलब 0.0000001,
इतनी छोटी वैल्यू दे दी, तो ये क्या करेगा, ये बहुत धीरे-धीरे उसके पास जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि एरर्स हमारे पास स्मॉल होनी चाहिए एट द एंड, तभी हमारा ओवरऑल मॉडल बनेगा जब हमारी रेसिडुअल्स या एरर स्मॉल हो जाएँगी। तो इसको जो एरर स्मॉल करने के लिए ना बहुत सारे वीक लर्नर लगेंगे। इसको बहुत सारे डिसीजन ट्री बनाने पड़ेंगे, एक के बाद एक, तब जाके ये कर पाएगा। अगर आपने ज़्यादा ही छोटी कर दी वैल्यू, और आपने अगर बहुत सारे डिसीजन ट्री बना दिए, तो आपकी कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा लगेगी। कंप्यूटेशनल पावर लगेगी, तो वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा, राइट? और अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया इसको, मतलब मैंने लिख दिया 1000 लिख दिया लर्निंग रेट के अंदर, तब क्या होगा? तब क्या करेगा, ये बहुत कम डिसीजन ट्री बनाएगा। मतलब मान लो बस 2 डिसीजन ट्री बनाए इसने वीक लर्नर के नाम पे। अब वो वीक लर्नर 2 बने हैं, तो वो अच्छे से प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे। तो आपका जो मॉडल है वो बहुत बेकार प्रिडिक्शन करेगा। तो इसलिए आपको इसकी बहुत ऑप्टिमल वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये लर्निंग रेट वाला पैरामीटर है, राइट? देन आपका जो अगला है वो है एन एस्टिमेटर्स, जो मैं आपको बता रहा था लिख के। एन एस्टिमेटर्स क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 100 है। अब होता क्या है ये होता है कि नंबर ऑफ, आपको वीक लर्नर कितने चाहिए आपको। मैंने जैसे आपको अभी अपने मैथमेटिकल में देखा तो हमने एक वीक लर्नर बनाया, वैसे आपको कितने वीक लर्नर चाहिए, राइट? तो जितने ज़्यादा वीक लर्नर होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, बट जितने ज़्यादा वीक लर्नर होंगे उतना ज़्यादा आपका कंप्यूटेशनल पावर ही बढ़ेगी। तो इसलिए आपको सोच समझ के लेना है वीक लर्नर। मतलब अगर आपका 150 वीक लर्नर में काम हो रहा है, तो 1000 वीक लर्नर क्यों लेने हैं? आपका मॉडल ओवरफिट भी कर सकता है उस चक्कर में, राइट? देन हमारे पास और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जैसे एक हो गया क्राइटेरियन। अब क्राइटेरियन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, या अगर आप डिसीजन ट्री वाली वीडियो में देखोगे या रैंडम फॉरेस्ट में भी देखोगे, तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है पूरा। क्राइटेरियन वाला ये डिसीजन ट्री का पार्ट है, कि डिसीजन ट्री जैसे मैंने आपको बताया ना, वो हमने रूट नोड कैसे सिलेक्ट की, रूट नोड इसी का था, क्राइटेरियन की मदद से सिलेक्ट होती है वो रूट नोड। जब हमने x1 सिलेक्ट किया था ना डिसीजन ट्री बनाने के लिए, वो कैसे किया? क्राइटेरियन की वजह से किया। देन हम पे हो गए और कुछ एग्जांपल, मैक्स डेप्थ, कि आपका हर डिसीजन ट्री की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ये भी ऑलरेडी मैं डिसीजन ट्री में बता चुका हूँ। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू शायद 3 रहती है, ठीक है। देन एक और फीचर होता है मैक्स फीचर करके। और भी फीचर्स हैं हमारे पास, और भी सॉरी हाइपर पैरामीटर हैं, आप देख सकते हो। ये भी मैं ऑलरेडी डिसीजन ट्री में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैक्स फीचर वाला, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अगर आपने देखा ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको समझ आ गया होगा ऑलरेडी क्या करना है इसमें। बाकी तो इतने कुछ खास नहीं है ये वाले एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम बोल रहा हूँ, हाइपर पैरामीटर्स। बाकी आपका हो गया लॉस, ठीक है। लॉस में आपके पास हो गया स्क्वायर्ड एरर, एब्सोल्यूट एरर। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, एमएससी एमएई, कि आपको रेसिडुअल्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए कौन सा यूज़ करना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, स्क्वायर्ड एरर निकालना है। क्योंकि जैसे अभी मैंने जो मैथमेटिकल एग्जांपल दिया उसके लिए हमने एब्सोल्यूट एरर का यूज़ करा हुआ है। आप स्क्वायर्ड एरर का यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लासिफिकेशन केस में अलग होगा ये लॉस वैल्यूज़, ठीक है। तो उस हिसाब से देखते रहना। डॉक्स में जाके देख सकते हो आप, जैसे अभी ये ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर का डॉक्स खुला हुआ है। सेम आप जा सकते हो ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर, जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर आपका, ये देखो, इसमें आपका लॉस की वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, लॉग लॉस एंड एक्सपोनेंशियल। तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट लॉग लॉस रहता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस देखो दो चीज़ चेंज होती हैं, लॉस वाला पैरामीटर चेंज होगा आपका, एंड क्राइटेरियन वाला चेंज होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, राइट? तो आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो सही लगे आपको। वैसे तो जनरली बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहती है लॉस की, वो आपको बेस्ट आउटपुट देती है। बट आपको जो मेन, अगर मैं बोलूँ ना किस में फोकस करना है, जो हाइपर पैरामीटर जो आपके सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, वो होगा आपका लर्निंग रेट एंड एन एस्टिमेटर्स। ये दोनों आपके मोस्ट मेजर हाइपर पैरामीटर हैं। इन दोनों को तो आपको मतलब हाइपर ट्यून करना ही करना है। अगर ये अच्छे से नहीं किए ना, तो कोई फायदा नहीं है ग्रेडियंट बूस्टिंग यूज़ करने का, राइट? देन हम आ जाते हैं कि कब यूज़ करना है एंड कब यूज़ नहीं करना है ग्रेडियंट बूस्टिंग को, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है ना हमारे पास। तो हम यहाँ लिख देते हैं व्हेन टू यूज़ एंड व्हेन नॉट टू यूज़।
राइट। पहले देख लेते हैं कब यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला, जब आपके पास रियल वर्ल्ड डेटा सेट हो। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स कैसे होते हैं, जनरली कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड नॉन लीनियर होते हैं। नॉन लीनियर। तो इन डेटा सेट्स पे बहुत अच्छा काम करता है आपका ग्रेडियंट बूस्टिंग। देन जो हमारे पास अगली चीज है, देखो ग्रेडियंट बूस्टिंग की या कोई भी बूस्टिंग एल्गोरिथम है, इनकी एक खास बात होती है बूस्टिंग एल्गोरिथम्स की। एक चीज बताता हूँ आपको, ये होता है कि इनको ना फीचर इंजीनियरिंग ज़्यादा चाहिए नहीं होती। फीचर इंजीनियरिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, इनको ज़्यादा चाहिए नहीं होती। मतलब ये आप मिनिमल फीचर इंजीनियरिंग करो, ये आपको बेस्ट आउटपुट निकाल कर दे देंगे उसमें भी। क्यों? क्योंकि देखो ये इम्बैलेंस डेटा को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। इम्बैलेंस्ड डेटा सेट्स को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं ये। अगर डेटा में इम्बैलेंस है, क्या होता है फीचर इंजीनियरिंग में जाके देख लो। एंड आपको, जैसे आपके डेटा में मिसिंग डेटा है, ये भी फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट है ना, मिसिंग डेटा को हैंडल करना। ये भी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं आपके ग्रेडियंट बूस्टिंग वाले एल्गोरिथम। मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलना चाहूँ, अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं विद वेरी लेस फीचर इंजीनियरिंग। बहुत कम फीचर इंजीनियरिंग के साथ आपको बेस्ट रिजल्ट दे देंगे आपको ग्रेडियंट बूस्टिंग के एल्गोरिथम। ग्रेडियंट बूस्टिंग ही नहीं, एक्सजी बूस्ट हो गया, कैट बूस्ट हो गया, ये सब आपको अच्छे आउटपुट देते हैं। कैट बूस्ट के तो अंदर फीचर इंजीनियरिंग का एक चीज लगी हुई है, वो मैं जब कैट बूस्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे उसे। अब कब यूज नहीं करना चाहिए? जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट हो, हद से ज्यादा बड़ा डेटा सेट हो। क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, मैंने आपको बताया ये वीक लर्नर बनाता रहता है, मतलब बहुत सारे डिसीजन ट्री बनाता रहेगा। अगर ज़्यादा बड़ा डेटा सेट होगा तो उतनी ज़्यादा वीक लर्नर बनेंगे। जितने ज़्यादा वीक लर्नर बनेंगे, उतना आपका कंप्यूटेशनली पावर इंटेंसिव होगा वो। उतना आपका मतलब रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे, पैसा ज़्यादा लगेगा। क्लाउड पे अपलोड करोगे तो पैसा भी उतना ही लगेगा, स्टोरेज वगैरह का। तो बहुत कंप्यूटेशनली इंटेंसिव हो जाता है ये, अगर बहुत ही बड़ा डेटा सेट है। तो वहाँ पे रेकमेंड नहीं किया जाता आप बूस्टिंग एल्गोरिथम को यूज़ करो। दूसरी चीज़, मान लो आप रियल टाइम प्रिडिक्शन कर रहे हो, मतलब आपने इनपुट डाला, मतलब जैसे इनपुट में नहीं, स्टॉक मार्केट का डेटा। स्टॉक मार्केट का आपने डेटा देखा होगा, ग्राफ वगैरह वाला, वो रियल टाइम में चलता है स्टॉक के हिसाब से, कि स्टॉक का जैसे अभी प्राइस बढ़ रहा है तो उस हिसाब से वो प्रिडिक्शन भी ऊपर नीचे होती रहती है। देखा आपने वो ग्राफ? तो जो ये रियल टाइम प्रिडिक्शंस होती है ना, इनमें दिक्कत क्या होती है, मतलब ग्रेडियंट बूस्टिंग को, ये ना थोड़ा सा स्लो होता है। मतलब ये टाइम लेता है आउटपुट निकालने में आपका, क्योंकि ये देखो हर हर वीक लर्नर में भेजेगा आपका पहले। मतलब आपके पास अगर 100 वीक लर्नर हैं, मैंने आपको मैथमेटिकल में दिखाया था इसका वीक लर्नर का प्रिडिक्शन वाला, ग्रेडियंट बूस्टिंग का। तो ये पहले फर्स्ट वीक लर्नर में भेजेगा अपना इनपुट, फिर सेकंड में भेजेगा, फिर थर्ड, ऐसी करके 100 के 100 में भेजेगा। तो इसको टाइम लगता है आपका आउटपुट देने में बाहर। तो ये रियल टाइम प्रिडिक्शन के लिए अच्छा नहीं है। नॉट गुड फॉर रियल टाइम प्रिडिक्शन। क्यों नहीं है अच्छा? क्योंकि स्लो रिस्पॉन्स है, टाइम लेता है थोड़ा आपको आउटपुट देने में ना ये। तो रियल टाइम प्रिडिक्शन के लिए अच्छा नहीं रहता ये। अब देखो, एक और चीज़ है, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर डेटा सेट पे अच्छा काम करता है। तो अब बहुत लोग ये सोच रहेंगे, जब ये कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को अच्छे से हैंडल कर लेता है, तो ये सिंपल डेटा सेट जैसे लीनियर डेटा सेट है उनको भी हैंडल कर ही लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका बहुत सिंपल डेटा सेट है या लीनियर डेटा सेट है, तो आप सिंपल एल्गोरिथम्स को यूज़ करो ना। अब चींटी को मारने के लिए बंदूक थोड़ा ना निकाल दोगे। अगर सिंपल सी प्रॉब्लम है तो सिंपल एल्गोरिथम यूज़ करो, लीनियर रिग्रेशन वगैरह। अब उसके लिए ग्रेडियंट बूस्टिंग जैसा एडवांस एल्गोरिथम थोड़ा ना यूज़ कर दोगे। तो वही है कि सिंपल या लीनियर डेटा है तो यूज़ मत करना इसे। क्योंकि क्या हो जाता है, ये ओवरकिल हो जाएगा। मतलब छोटी सी चीज़ के लिए आपने मतलब बड़ा सा एल्गोरिथम यूज़ कर दिया फालतू में। और अब आती है मेन बात, सबसे मेन बात आती है इसकी, ग्रेडियंट बूस्टिंग की। रिक्वायर केयरफुल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग।
ये तो मैंने ऑलरेडी एनसेम्बल लर्निंग वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अच्छे से नहीं की तो ये ओवर फिटिंग करेगा ईजिली। मतलब अगर आपने अल्फा का रेट अच्छे से सेट नहीं किया अपना, ठीक है, आपने अगर कौन सा एक और फीचर आपका एन एस्टिमेटर्स को अच्छे से नहीं किया, जो दो मैंने आपको बताया मेजर हैं आपके, इन दोनों को अगर आपने अच्छे से नहीं किया ना तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। और ये ओवर फिटिंग करेगा ही करेगा। रैंडम फॉरेस्ट के साथ ऐसा नहीं था, बट बूस्टिंग एल्गोरिथम के साथ ऐसा ही है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अच्छे से चाहिए उन्हें। अगर अच्छे से नहीं दे पा रहे आप तो वो भी रिजल्ट अच्छे से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका सबसे मेन पॉइंट है कि अगर आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अच्छे से नहीं कर सकते ना तो बूस्टिंग एल्गोरिथम को साइड ही रख दो। अगर आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अच्छे से कर सकते हो तो आप बूस्टिंग एल्गोरिथम की तरफ जाओ। अब बाकी चीज़ें तो हैं ही। और एक और चीज़ है, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आउटलायर्स के साथ उतना अच्छा नहीं है। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि फीचर इंजीनियरिंग कम से कम में चल जाएगा, बट आउटलायर्स के साथ आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा ग्रेडियंट बूस्टिंग के टाइम। आउटलायर्स कांट हैंडल। आउटलायर्स के साथ करना पड़ेगा वरना ग्रेडियंट बूस्टिंग अच्छे आउटपुट नहीं दे पाएगा। आउटलायर्स को करना पड़ेगा हैंडल। बाकी चीज़ें अगर आप इम्बैलेंस डेटा सेट है, मिसिंग डेटा है, इनको छोड़ सकते हो एक बार के लिए, बट आउटलायर्स को देख लेना एक बार। और बाकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ज़्यादा बड़े डेटा सेट के साथ मत करना, कंप्यूटेशनल पावर लगेगी आपकी। और केयरफुल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना। अगर नहीं कर सकते तो ग्रेडियंट बूस्टिंग की तरफ जाओ भी मत। तो यहाँ पे होता है हमारा ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम खत्म। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेट आया है, और मैं आगे से ट्राई करूंगा कि इतना लेट ना हो। और अगली वीडियो हमारी होगी एक्जी बूस्ट के ऊपर। तो अगर आपको एक्जी बूस्ट अच्छे से समझना है तो यहाँ पे ग्रेडियंट बूस्टिंग को अच्छे से समझ के जाओ, तभी एक्जी बूस्ट समझ आएगा। थैंक यू।